अब तक हमने एसिड और बेस के बारे में दो कंसेप्ट पढ़े। पहला था आर्गेनिस का कंसेप्ट और दूसरा था ब्रूनस्टेड और लोरी का कंसेप्ट। अब एसिड और बेस के बारे में तीसरा कंसेप्ट आता है, वो है लुईस का। तो लुईस ने बताया कि वो मॉलिक्यूल या आयन जो क्या करें, प्रोटॉन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, वो होते हैं लुईस एसिड। और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, डोनेट करें, वो होते हैं लुईस बेस। तो लुईस ने बताया कि वो मॉलिक्यूल या आयन जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, वो होते हैं लुईस एसिड, और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, वो होते हैं लुईस बेस। तो इस तरह से लेकर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आप देखिए कौन कौन से आयन या मॉलिक्यूल लुईस एसिड जैसा बिहेव करते। देखिए जैसे AlCl, ये एक लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। क्यों करता है? हमने AlCl, Cl और Cl, हम देखें इसके ऑक्टेट में केवल 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसलिए क्या होगा, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसलिए ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये मेटल आयन है, सिल्वर। जब कैटायन है तो स्वाभाविक क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये भी क्या रहता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो ये अमोनिया, इसके साथ ये क्या करेगा, जैसे Ag हो गया, NH3 और NH3 अब क्या होगा कि ये कैटायन इसके जो लॉन पेयर हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा और इस तरह से लेकर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसलिए क्या हो गया, ये भी एक लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे CO2 है, जिनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वाले जो एटम है उनसे कम होती है। मान लो ये CO2 में क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये O की ओर मूव कर जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सेंट्रल एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, तो क्या होगा, मान लो इसके पास कोई बेस आ गया, ये कोई बेस है, लुईस बेस है, क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक कर जाएंगे। तो देखा जरा, तो O डबल बॉन्ड C, ये नेगेटिव आयन बन गया और यहाँ पर बन जाएगा OH। ठीक है ना, तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। ये हो गया हमारा HCO3, यानी बाई कार्बोनेट बन जाता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा लुईस एसिड। तो यानी ऐसे आयन या मॉलिक्यूल लुईस एसिड जैसा काम करते हैं, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर होती है। तो अभी मैंने बताया लुईस बेस क्या होते हैं, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो कौन डोनेट करेगा, जिसके पास लॉन पेयर होंगे। जैसे मान लो अमोनिया है, इसके पास लॉन पेयर होता है, तो क्या हो गया, ये लुईस बेस हो गया। या मैं ये कहूँ वाटर, ये भी लुईस बेस हो गया। या मैं कहूँ कोई एल्कोहल, ये भी लुईस बेस हो गया। या कोई नेगेटिव आयन हो, मान लो, ये भी लुईस बेस हो गया। या Cl नेगेटिव आयन, ये लुईस बेस हो गया। तो ये सब कौन होते हैं,
लूज फेस होते हैं क्योंकि इनके पास बॉन्ड करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब तक मैंने आपको यहाँ एसिड और बेस के बारे में जो 3 कंसेप्ट थे वो मैंने आपको 3 कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। अगला टॉपिक क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए वाटर जो होता है वो कैसा होता है? वो काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं लेकिन बहुत कम, H और बहुत कम OH बनाते हैं। हम कह सकते हैं मान लो इसके लाखों मॉलिक्यूल लिए तो उसमें केवल कुछ ही आयोनाइज होते हैं, बाकी कैसे रह जाते हैं? ये सब अनडिसोसिएट रह जाते हैं। अब देखिए मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बुक में हो सकता है यहाँ पर H2 प्लस H2 करके दिया हो तो वहाँ पर H3 बन जाएंगे, लेकिन समझने के हिसाब से मैं आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा, इसलिए मैंने केवल H2 लिया। ठीक है, अब क्या हो गया? देख K इंटू H2O इज इक्वल टू H इंटू OH आयन। और ये कैसे हैं? ये सब अन डिसोसिएट है। अब मैंने कहा था कि H2 बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी हमने लाखों मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से केवल कुछ ही डिसोसिएट हुए, तो बचे कितने डिसोसिएट? हम कह सकते हैं जितने थे लगभग उतने ही बचे, यानी क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसे मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो क्या बन गया? अब ये निकल गया हमारा, ये आ गया। अब K भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा? एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया KW, ये हो गया हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये निकल गया। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW है उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14 m², यानी मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो हम ये भी जानते हैं कि इन प्योर वाटर में जितने H कैटायन होते हैं उतने ही OH एनायन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लो निकल गया हमारा कि H कैटायन इंटू OH एनायन क्या है हमारा? ये वैल्यू कितनी निकालने में लगी आपको बताइए? तो H कैटायन इंटू OH एनायन इक्वल टू 10 टू द -14। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर में H कैटायन और OH एनायन ये दोनों बराबर होते हैं, और ये कितने होते हैं? 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर होते हैं। अब इससे हमारा क्या निकला कंक्लूजन? इससे कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि इफ मान लो सॉल्यूशन में क्या है कि H कैटायन की कंसंट्रेशन OH एनायन से ज्यादा है, उस समय क्या होगा? सॉल्यूशन हमारा H2 होगा। और यदि H कैटायन की कंसंट्रेशन OH कैटायन की कंसंट्रेशन से कम है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। और जब
दोनों कंसंट्रेशन यानी H की और OH की सेम है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। तो वाटर से हमने पता लगा लिया कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कैटायन कंसंट्रेशन OH एनाइन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या कम है। आगे हम देख रहे हैं पीएच स्केल। मैंने पीएच स्केल बनाया है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है। सपोज करिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में 10 की कुछ पावर है, मान लो मैंने 4 ये मोल पर लीटर है। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी पहले आपको कि जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है उससे उस सॉल्यूशन की एसिडिक या जो बेसिक नेचर है वो एक्सप्लेन की जाती है। यानी हमारा सॉल्यूशन वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो यदि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है या -2 है या -3 है या -4 है या -5 है या -6 है, तो इस कंडीशन क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक होता है। और इन कंसंट्रेशन यहां से आगे जाते हैं तो हमारी वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, वो बेसिक होता है। यदि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ ये भी देखें कि इधर जाने पर हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी क्या होगा, इधर जाने पर हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक ऐसे ही इधर जाने पर हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि इधर जाने पर हमारी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब इसी को सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा और इजी बना दिया। उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने लिखा है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ये मैंने 10 की पावर में ली है, इक्वल टू 10⁻⁻, फिर यहाँ तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 ऐसे करके है। तो उन्होंने क्या किया कि बस इसकी इतने पार्ट की जो पावर है उन्होंने केवल उसे लिख दी। जैसे 10⁻⁻1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, तो ये क्या कहलाया, ये हो गया पीएच। पीएच क्या है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये होगी हमारी पीएच। हम देख रहे हैं 10⁻⁻1 है तो 1 हो गया, 10⁻⁻2 है तो 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं यदि पीएच की वैल्यू 7 है किसी सॉल्यूशन की, तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि उसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। और यदि उसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, वो फिर हमारा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। इसी को आगे देखें, मैं यदि लॉ ले लूँ, टेकिंग लॉ, तो ये क्या बन गया, लॉग एच कैटायन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पीएच लॉग 10, इन सब के बेस 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस पीएच। यहाँ पे यहाँ लिखूँ पीएच इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या होता है, वो उसकी नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन कैटायन की कंसंट्रेशन का। ठीक है ना। तो ये होता है किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू। हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू 14 होती है। तो कई बार इसको यूज करेंगे। तो ये थी हमारा पीएच वैल्यू
और अगले लेक्चर में इससे आगे का आपको वह काम कराएंगे।